नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। 2024 की तैयारी का जिक्र करेंगे। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। हर दल ने 24 के लिए कमर कस ली है। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। मुंबई में शुरू होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक का एजेंडा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें गठबंधन के लोगो, गठबंधन के स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय एजेंडा के लिए कमेटी और 5-10 प्रवक्ताओं के चयन प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कई और बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम केजरीवाल 2:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली को मिली हुई है। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मुंबई में आज से इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, तीसरे दौर की। पहली पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और अब मुंबई में। इस बैठक में 28 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। पहले 26 आपने सुनी होंगी, लेकिन बहुत कुछ बदला है इस दौरान। मुंबई में बैठक जो है वो 2 दिन तक चलेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। साथ ही इंडिया संयोजक कौन होगा और लोगो क्या होगा, इस पर चर्चा हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संयोजक और लोगो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे टीम इंडिया जब ये नाम ही रखा गया था तो तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस जो होते हैं, जो विरोधाभास होते हैं, उनको दूर कर दिया गया कि हम एक टीम इंडिया का हिस्सा हैं। तो माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही लोगो भी होगा जो कि सर्व स्वीकार्य होगा। और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास ना तो नीति है, ना नेता है और ना ही नियत है। हमेशा की तरह सेम डायलॉग। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी प्रवक्ताओं के पेट में दर्द उठ रहा है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदम। जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द, मंत्रियों के पेट में दर्द। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, गिद्ध मनाते हैं कि कोई गाय मर जाए, ऐसे मना रहे हैं कि किसी तरीके से इस गठबंधन में फूट हो जाए। ईडी के छापे परवा दिए, लोगों को जेल में बंद करा दिया, हर तरीके की कोशिश कर ली, बदनाम करने की कोशिश कर ली, आपस में गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर ली, आपस में लड़ाने की कोशिश कर ली, मगर हो कुछ नहीं रहा। तीसरी बार इंडिया का पूरा कुनवा मुंबई के अंदर जुड़ने जा रहा है। कुनवा बढ़ता जा रहा है, कुनवा आगे बढ़ रहा है। हर मीटिंग के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ होती है और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर ये कुनवा साथ रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं। 2024 से पहले दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। आप जानते हैं, अरविंदर सिंह लवली जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने न सिर्फ शहरी विकास मंत्रालय संभाला, राजस्व मंत्रालय संभाला, शिक्षा और परिवहन मंत्रालय भी संभाला। और दिल्ली वाले खास तौर से ये मानते हैं कि जो शीला दीक्षित जी का शासन था, कांग्रेस ये कहते नहीं थकती कि वो स्वर्णिम दौर था दिल्ली का। उस दौर के मंत्री रहे हैं अरविंदर सिंह लवली। तो क्या पुरानी कांग्रेस वापस आ रही है? कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल जाएगा? कांग्रेस के वापस गोल्डन डेज अरविंदर सिंह लवली ले आएंगे? ये प्रश्न है। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। आपको दिल्ली का भूगोल, वहां की आबादी, सब कुछ समझना होगा। और अरविंदर सिंह लवली क्यों परफेक्ट चॉइस है आला कमान की, ये भी आपको समझना होगा।
तो आपको अरविंदर सिंह लवली के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अरविंदर सिंह लवली। 2013 से 15 तक दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1990 में दिल्ली युवा कांग्रेस के महासचिव वो बने थे। 1992 से 96 तक एनएसयूआई के महासचिव रहे। एनएसयूआई आप जानते हैं कि स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का। 1998 में गांधीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में चुने गए। 4 बार विधायक रह चुके हैं लवली। शीला दीक्षित सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शिक्षा और पर्यटन जैसे बड़े विभाग उन्होंने संभाले हैं। स्पेशली एजुकेशन का जिक्र करते हैं। साल 2017 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वापस कांग्रेस में चले गए। साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। तो पूरा एक पॉलिटिकल सफर तो है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सियासी सफर तो है, अनुभव है दिल्ली का, खास तौर से अरविंदर सिंह लवली को। सालों में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के हालात हैं, उससे दिल्ली के लोग जो हैं वो कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात रही हो, रोज़मर्रा की परेशानी हो, महंगाई हो। तो ऐसे में जो है लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपना संगठनात्मक जो ताना बाना है उसको ठीक करे। उस ढांचे को ठीक करने की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, तो सब लोग मिलजुल के सबको साथ लेके और हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस दोबारा से जो है वो दिल्ली में खड़ी हो और उसी तरीके से जैसे दिल्ली में कांग्रेस के लोगों का कांग्रेस के साथ लगाव था उसको दोबारा से कायम कर सके। तो 2 बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी है। पहले तो टीम इंडिया की जो मीटिंग होने वाली है उसका हमने जिक्र किया, उसके अलावा अरविंदर सिंह लवली का जिक्र किया। अब आपस में क्या रिलेशन है वो आप समझ सकते हैं। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, जरा मुंबई की तैयारियों के बारे में बता दीजिएगा और किस तरह से वहां पर नेता पहुंच रहे हैं और उनका टॉप एजेंडा क्या है, लोगो या फिर सीट शेयरिंग का हम जिक्र करें, किसे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के मुंबई बैठक की बात करें तो यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। लगभग 4 बजे आज कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी, वो हयात होटल में प्रेस वार्ता करेंगे और इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ तय होना है इसके बारे में भी वो बता सकते हैं। साथ ही करीब 2:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे और 4:30 बजे के आसपास वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वो सीधे हयात होटल पहुंचेंगे। लगातार नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी मुंबई पहुंच गए हैं। इसके अलावा उनके साथ जो उनके नेता हैं वो भी आए हुए हैं। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी या फिर अन्य जो नेता हैं, अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो भी मुंबई पहुंच चुके हैं। तो एक अहम बैठक ये होने वाली है, क्योंकि इस बैठक में ना सिर्फ इंडिया गठबंधन को लेकर के चर्चा होगी, बल्कि इस गठबंधन का क्या लोगो होगा उस पर भी फैसला लिया जाएगा। साथ ही झंडा किस तरीके का होगा इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। अगर हम बात करें संयोजक की तो कौन इंडिया गठबंधन का संयोजक होगा इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सीटों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो काफ़ी अहम ये बैठक रहने वाली है। और आपको बता दें कि आज शाम को डिनर पार्टी है, सभी नेता इस पार्टी में शामिल होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस डिनर पार्टी में शामिल होंगे। इस डिनर पार्टी में भी काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कल सुबह करीब 10 बजे से जो ये बैठक है वो शुरू होगी और करीब 3:30 बजे बैठक संपन्न होगी और फिर एक प्रेस वार्ता होगी जिसमें तमाम बड़ी पार्टियों के जो मुखिया हैं वो प्रेस वार्ता में आपको नज़र आएंगे और बताया जाएगा कि किस तरीके से ये बैठक संपन्न हुई, किस तरीके से इस जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है और किन मुद्दों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। तो एक विस्तार से जो चर्चा है वो
मुंबई में होनी है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि लगभग एक सप्ताह से जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रही है, खासतौर से अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का जो प्रधानमंत्री प्रत्याशी है वो कौन होगा। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रही है, तो ऐसे में चर्चा काफी गंभीर। बलराम, इस पर बात करेंगे और आपने काफी पूरा जो 2 दिन का प्रोग्राम था आपने रखा, और सबसे महत्वपूर्ण होगा आज शाम 4 बजे का जो आपने जिक्र किया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और डिनर डिप्लोमेसी का भी आपने जिक्र किया है। तरुण हमारे साथ एक बार जुड़ गया, तरुण से भी बातचीत कर लेते हैं। तरुण, अरविंदर सिंह लवली बड़ा नाम है दिल्ली कांग्रेस में, और नाम की चर्चा तो पहले भी रही, लेकिन और भी कई नाम थे। सबको पछाड़ते हुए अगर अरविंदर सिंह लवली ही पसंद हुए हैं आला कमान के, तो क्या बड़े कारण होंगे? वापस सुनहरे दिन आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, गोल्डन पीरियड वापस आएगा जिसका बार बार कांग्रेस पार्टी जिक्र करती है। जीनत, गोल्डन पीरियड आएगा या नहीं आएगा, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ लवली के संदर्भ में इसलिए कही जा सकती है क्योंकि उनकी जो संगठनात्मक दक्षता है उसका लोहा शायद विपक्ष भी मानता है। जो वो पार पा पाए अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे आ गए, उनमें 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला ये है कि 1998 से वो गांधीनगर सीट से लगातार चुनाव 4 बार जीते हैं। 2013 के अंदर भी जब शीला दीक्षित खुद अपनी सीट नई दिल्ली की हार गई थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तब भी 8 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के जीते थे, उनमें एक सीट अरविंदर सिंह लवली की गांधीनगर भी थी। सीएलपी लीडर उस समय जो बनाए गए थे हारून यूसुफ, वो बल्ली मारान से जीते थे। उसके अलावा जयकिशन सुल्तानपुरी माजरा से जीते थे, मुस्तफ़ाबाद से हसन अहमद जीते थे, सीलमपुर से मतीन अहमद जीते थे, ओखला सीट से आसिफ जीते थे, और देवेंद्र यादव बादली सीट से जीते थे। ये 8 विधायकों के समर्थन से ही पहली बार 49 दिन की अरविंद केजरीवाल की सरकार 2013 के अंदर गठित हुई थी। और उसके बाद से अरविंदर सिंह लवली को दरकिनार कर दिया गया 2015 के इलेक्शन में, और जिसकी खिलाफत वो धीरे धीरे करते रहे, लेकिन आखिरकार जाकर उन्होंने 2017 के अंदर एमसीडी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। यही एक पेंच फंसा हुआ था जिसके कारण उनकी जो अध्यक्ष पद के ऊपर दोबारा ताजपोशी थी वो लंबित लगातार हो रही थी, चूंकि उनके विरोधी ये बात लगातार उठा रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को जो बीजेपी में जा चुका है, आपने ईस्ट दिल्ली का 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़वा दिया, अब अरविंदर सिंह लवली को वापस से अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा रही है, लिहाजा वो व्यक्ति सही नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आला कमान को उनकी संगठनात्मक दक्षता की भनक लगी हो, उन्होंने महसूस किया हो कि दिल्ली कांग्रेस इस समय बहुत अपनी बदतर स्थिति के अंदर है। 2020 के अंदर दिल्ली कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 4% से भी नीचे आ गया था। ऐसे में ट्राइड एंड टेस्टेड व्यक्ति को अगर उतारा जाएगा तो एक तो गुटबाजी दिल्ली कांग्रेस के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी, जिसका रोना अनिल चौधरी लगातार रोते आए हैं। वो बार बार ये कहते आए हैं कि दिल्ली के अंदर अजय माकन गुट अलग है, जेपी अग्रवाल का गुट अलग है, अरविंदर सिंह लवली का गुट अलग है, सुभाष चोपड़ा का गुट अलग है, योगानंद शास्त्री जो इस समय एनसीपी में चले गए हैं उनका गुट अलग है। यानी कि गुटबाजी रोकने की कोशिश के मद्देनज़र अरविंदर सिंह लवली की ताजपोशी की गई है। पहला ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनके संबंध बहुत ज़्यादा खराब नहीं हैं। जब ऑर्डिनेंस की बात हुई थी और जो बिल की शक्ल में अब कानून बन चुका है, उसमें मुखर विरोधी अजय माकन थे और संदीप दीक्षित थे। अरविंदर सिंह लवली एक मॉडरेट लाइन लेकर चल रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी के नेता पूर्ण राज्य की मांग लगातार उठाते आए थे, या तो बीजेपी के वो पुराने नेता गलत हैं या मौजूदा समय की बीजेपी गलत है। लिहाजा ये लाइन आम आदमी पार्टी को सूट करती थी। लिहाजा अब जब INDI के अंदर अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे में अरविंदर सिंह लवली की ताजपोशी ये सीधा संकेत है कि 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अरविंदर सिंह लवली ने ये बार बार बयान दिया है, लगातार उनको ग्रिल करने की हमने कोशिश की है कि वो कुछ बता पाएँ कि क्या उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन उनका लगातार यही जवाब रहा है कि आला कमान ये गठबंधन की चीज़ें तय करेगा, मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। मेरी प्राथमिकता इस समय दिल्ली के संगठन को मजबूत करने की है, जिससे कि 2024 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जा सके और 25 का चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ा जा सके। गांधीनगर सीट से लड़ने के बाद ईस्ट दिल्ली से भी वो चुनाव लड़े थे और आतिशी को तीसरे नंबर पर ढकेलने के अंदर अरविंदर सिंह लवली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलायंस की सूरत दिल्ली के अंदर बनती है
तो इस दिल्ली की सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में जा सकती है। इसके स्पष्ट संकेत अरविंदर सिंह लवली की ताजपोशी से मिल चुके हैं। ठीक है, बलराम है हमारे साथ, बलराम को भी दिखाइएगा। बहुत बारीकी से जानकारी दी तरुण ने। बलराम, अगर ये साथ साथ आ गए तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। अब टीम इंडिया तो यूं ही कह रही है वैसे भी कि देखिए 9 महीने तो इन्हें समझ आया नहीं, लेकिन 2 हमारी मीटिंग्स हुई तो पेट्रोल डीजल उसके सिलेंडर के दाम घटा दिए। तीसरी बैठक होने दीजिए, ये हो सकता है कि शायद मुफ्त में ही सिलेंडर देने लग जाए, नहीं तो पेट्रोल डीजल तो सस्ता कर ही देंगे। तो ये तो अपनी मजबूती दिखा रहे ना। अब टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में। यहाँ तो हर चीज का मतलब है। उस सूरत में बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और धीरे धीरे जो इसका कुनबा है वो बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि जब पटना में पहली बैठक हुई तो सिर्फ 15 दल उसमें शामिल हुए थे, लेकिन जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो उनकी संख्या बढ़ करके 26 हो गई। और ये माना जा रहा है कि जब आज शाम को डिनर पार्टी होगी तो कहीं ना कहीं इसकी संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। और कल जब सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी तो कहीं ना कहीं जो 26 संख्या थी घटक दलों की वो बढ़ेगी, क्योंकि लगातार आप देखिए इंडिया गठबंधन उन विपक्षी दलों से बात करने की कोशिश कर रहा है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे मायावती हो, उन सभी से बातचीत लगातार जारी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है वो बढ़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई को पूरी तरह से बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है, ये बताने के लिए कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपनी बैठक कर रहा है और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से मुंबई को बैनर और पोस्टर से पाटा गया है। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक सिर्फ आपको विपक्षी दलों के नेताओं के पोस्टर, बैनर, होल्डिंग नजर आएंगे, उनके झंडे नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि ठीक सामने राघव चड्ढा का पोस्टर लगा हुआ है, उसके बगल में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का भी यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है, सीताराम येचुरी का भी पोस्टर लगा हुआ है, नीतीश कुमार का लगा हुआ है, तेजस्वी यादव का लगा हुआ। तो यानी जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं उन सभी के पोस्टर आपको नजर आएंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, राहुल गांधी के लगे हुए हैं, सोनिया गांधी के लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के भी पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये पोस्टर्स बता रहे हैं। बड़ी बैठक। बलराम, मैं आपके पास आती हूँ, 2 मेहमान जुड़ गए, एक बार उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। तो पोस्टर्स बता रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। आदिल खान जी, आज तो तीसरी बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं और ये मैसेज तो आप लोग देने में सफल हो गए हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये जो एक स्थिर सरकार चल रही है उससे आप लोग घबराए हुए हैं, अस्थिर करने की कोशिश, विकास युक्त सरकार से आप डिस्टर्ब हो गए हैं। ये म्यूजिकल चेयर होने वाला है शाम को, जो होगा वो म्यूजिकल चेयर गेम होती है, सभी जानते होंगे, स्कूल्स में स्पेशली होती है। सेल्फिश अलायंस है ये आपका, स्वार्थ सिद्धि के लिए आप लोग मिले। मैंने 5 पॉइंटर्स उनकी बातों के बनाए थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए। देखिए जीनत जी, विचलित कौन है, परेशान कौन है, घबराया कौन है, डरा कौन है, ये पूरे देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके बूथ का कार्यकर्ता घबराया और डरा हुआ इंडिया से, मुझे लगता है कि इसमें अब आगे कुछ बचा नहीं कहने और बोलने के लिए। ये सारे के सारे लोग जिस तरीके से इंडिया के आने से, इंडिया के गठबंधन से घबराए हुए हैं और लगातार इंडिया अलायंस पर प्रहार कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में एक दलील है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल चुकी हैं। जहां तक गठबंधन की बात की जाए तो आज भी एनडीए के अंदर 38 दल शामिल हैं। 38 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के और इस देश की जनता को मूर्ख बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार चले। मुझे लगता है कि ये जनता के साथ साथ अपने घटक दलों को भी मूर्ख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलता है।
तो जिसको जनता तय करेगी, जिसको जनता चुनेगी, जिसको जनता अपना जनादेश देगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा देश का। और इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारी सरकारें गठबंधन के साथ चली हैं, वर्तमान में भी मोदी जी की सरकार भी गठबंधन के साथ ही चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको बोलना क्या है, उसको कहना क्या है, उसको करना क्या है, और कुछ तो बोलना है तो बीजेपी के लोग कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हुई तो आप लोगों ने सिलेंडर सस्ता कर दिया, जैसा कि वो कह रहे हैं तीसरी बैठक होगी तो शायद या तो सिलेंडर मुफ्त में दे देंगे या तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। वो तो यही कह रहे हैं और आपकी टेंशन बढ़ने वाली है तीसरी बैठक के बाद। बलराम और तरुण भी है। बलराम और तरुण, आप लोग सवाल लीजिएगा। एक बार मैं शुभेंदु जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आप लोग भी अपने सवाल पूछिएगा। बोले शुभेंदु जी। कुछ तो लोग कहेंगे अब ये जितना भी इंडिया गठबंधन है ये अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए बना हुआ है। कुछ को भ्रष्टाचार से बचना है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार की उन पर एक्शन ना हो। कुछ को अपने परिवार को बचाना है, जैसे लालू यादव कि अपने बच्चों के लिए आगे क्या प्रोग्राम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये लोग जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोग हैं एक साथ बैठे हैं। और जैसा संबित पात्रा जी ने आज सवेरे कहा है कि न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये आगे देखने वाले हो। ये तीसरी बैठक है, आज ये तय होना है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी जी जो आज तक कई बार होते हुए भी लॉन्च नहीं हो पाए, तो देखिए कैसे लॉन्च होंगे आज। अरविंद केजरीवाल जी भी लाइन में हैं, कई बार कहते हैं हम हाँ, कई बार कहते हैं हम ना। ममता जी भी यही कह रही हैं। तो ये सब चीजें ऐसे गठबंधन की बात कर रहे हैं। नाम तो अलायंस रख दिया इन्होंने, इंडिया अलायंस, पर काम कोई इंडिया वाला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाम रखने से इनका भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, परिवारवाद नहीं खत्म होगा। और हमने जो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी भारत को विकास यात्रा दी है, उस विकास लेकिन यात्रा नाम को रोकने के लिए एक चीज बताइए। एक तो ये कि क्या आप सच में ऑब्सेशन है क्या राहुल गांधी के नाम का? आप लोग राहुल गांधी सांस भी ले ले तो प्रतिक्रिया देने लगते हैं, राहुल गांधी कुछ भी कर दे आप लोग लग जाते हैं उसके पीछे। अगर आप लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं तो टिप्पणी भी मत किया कीजिए। एक चीज, दूसरी बात सुनिए तो सही, एक सेकंड सुनिए तो सही। यदि आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी का जीनेत जी बच्चा सुन लीजिए, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए, मैं पूछ लूंगी ना आम आदमी पार्टी के किस बच्चे ने ऐसी टिप्पणी की है और आम आदमी पार्टी में कौन सा बच्चा है आप जो कह रहे हैं, वो मैं आदिल जी से पूछ लूंगी। मैं पूछ लूंगी उनकी पार्टी में कौन सा, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं पूछूंगी उनसे उनकी पार्टी में कौन सा बच्चा है। पहले तो वो मुझे यही बता दे, देश को बता दे कि कौन है बच्चा। दूसरी बात, अगर आप स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम ऐसे आपके प्रोग्राम्स हैं, आप रखते हैं तब आपत्ति नहीं है? या तो आपने पेटेंट करा लिया हो, अमूमन पेटेंट करा लिया कि इंडिया मतलब बीजेपी रखेगी तो इंडिया। नहीं, ये इंडिया वो इंडिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये इंडिया के बीच में जितने अक्षर हैं उसमें बीच में डॉट 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 है। क्योंकि यदि आप बताइए, यदि कांग्रेस को ही लीड करना था तो यूपीए 3 क्यों नहीं रखी? ममता बनर्जी ने खुद कहा कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली देश में नहीं चलेंगे, तब इनको नाम चेंज करना पड़ा। ये झंझट है, उस झंझट को आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं बच्चा कौन है, मैं ये कह रहा हूं हर बच्चा का, आज आम आदमी पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता खाली मोदी जी को गाली देकर ये सोचता है कि वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है तो वो देश को नीचे करने की कोशिश करता है। चाहे यहाँ पे आदिल खान जी हो, यहाँ पे केजरीवाल जी हो। आपने बच्चा नहीं, आपने बच्चा बदल के कार्यकर्ता कर दिया, आपने बच्चा बताया नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं जिस तरीके से, इनकी ठीक है, एक सेकंड देखिए, अब से भी कम है। आपकी नाराजगी मुझे लगता है ममता बनर्जी से भी हो गई है, आम आदमी पार्टी से तो है ही, राहुल गांधी से है ही। मैं अनिल जी को शामिल कर लेती हूँ। आप अपनी बातों में शब्दों को सही चयन करें। अब शुभेंदु जी, मैं वही बोल रही हूँ जो आप बोल रहे हैं। ये आप मुझे ये मत समझिए कि आप लोग जो पैनल में रहते हैं ना, मैं वो बात करूंगी जो मुझे जरूरी लगेगी, और आपके मन के सवाल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक सेकंड सुन लीजिए, अभी आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया इसलिए मैंने आपको काउंटर किया, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया मैंने इसलिए आपको काउंटर किया, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का बच्चा, मैंने आपको इसलिए काउंटर किया। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आप सवाल सभी से पूछे जाते हैं। अनिल सिंह जी, अब आपको आपस में याद आई, वैसे तो मुबारकबाद, आपकी पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं और काफी तारीफ हो रही है कि लवली साहब ऑक्सीजन दे देंगे कांग्रेस पार्टी को, दिल्ली में स्वर्णिम युग आ जाएगा कांग्रेस का। खैर,
उन सब से परे ये जो मीटिंग होने वाली है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी का साफ तौर पर कहना है, या बीजेपी का या एनडीए का, मैं कह देती हूं, ये स्वार्थ सिद्धि का गठबंधन है। जी जीनत जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। जीनत जी, पहले तो मैं अरविंदर सिंह लवली जी को बधाई देना चाहूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में जो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको हमारा हाईकमान अभी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कि हम संगठन के तौर पर किस तरीके से अपने नेता की बात लोगों तक पहुंचा सकें। जिस तरीके की तानाशाही सरकार इस समय देश में चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई की स्थिति है और जिस तरीके से हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई है इस सरकार में, तो हम चाहते हैं कि हम अपने जन जन तक अपने लोगों की बात पहुंचा सके और उसी कड़ी में हर संगठन के हर एक स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं और उसी का एक नतीजा है जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को चेंज किया गया है। अब रही बात इंडिया गठबंधन की, तो मैं आपके सामने ये बार बार बता चुका हूं कि ये जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के पास 66% का वोट शेयर है, उससे मोदी साहब और उनकी पूरी टीम बौखलाई हुई है। अभी आपने बताया कि किस तरीके से संबित पात्रा ने जिक्र किया कि ये म्यूजिकल चेयर का गेम है। मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूं कि आप स्थिरता किसको कहते हैं? लगातार पिछले 9 सालों में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप इसको स्थिरता कहते हैं? किस तरीके से हमारी सेना के वीर जवान मार दिए जाते हैं और फिर भी आप क्लीन चिट देते हैं, तो आप इसको स्थिरता के नाम देते हैं? किस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ चुनिंदा मित्रों को ढूंढ कर उनको पैसे, हिंदुस्तान की संपत्ति लुटाई जा रही है और हमारे जो गरीब जनता है उनसे किस तरीके से पैसा चूस कर जो यहाँ पे कंपनियां हैं उनको दी जा रही है, कुछ चुनिंदा मित्रों को, कुछ अदानी और अंबानी जैसे तरीके लोगों को यहाँ के 30% सारी के सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, हम जब इस पे सवाल करते हैं तब इन लोगों को ये चुभना स्वाभाविक है। तो हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि टीम इंडिया की बैठक होने वाली है और उससे पहले जो बयानबाजियां आ रही हैं, मुंबई कैसे सजी हुई है, उस पर भी हमारी नजर है। उसके अलावा दिल्ली कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो आप संबित पात्रा जी की बात पे कह रहे थे, फिर मेरे जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनसे भी वो भी सवाल जवाब लेंगे आपसे। आपको लेकर जो प्रश्न हुआ वो ये कि ये म्यूजिकल चेयर है, और देखिए इस वजह से भी कहा जा रहा है कि कई बार अलायंस साथ में आए, और हमेशा जब जनरल इलेक्शन आने वाले होते हैं, आम चुनाव आने वाले होते हैं, तो अलायंस होते हैं, मगर उनमें छुटपुट ऐसी बातें आ जाती हैं, चाहे वो पीएम का चेहरा हो या सीट शेयरिंग को लेकर की चुटकियां लेने का मौका मिलता है और वो बिखरता भी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी बार बार आपसे ये सवाल पूछ रही है इस पूरे अलायंस से। जीनत जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कई बार ऐसे अलायंस बने भी हैं और टूटे भी हैं। शायद उसमें कुछ परस्पर स्पर्धा रही होगी कुछ लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इतिहास में कभी ऐसे टूटे भी हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से एनडीए और यूपीए जैसे गठबंधनों ने इस देश को नई दिशा और दशा देने का काम किया है। ये ऐसे साक्ष्य हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जितने भी हम घटक दल हैं, सारे लोग अपनी पर्सनल एस्पिरेशन को ताक पर रखकर देश को बचाने की इस मुहिम में एक साथ आए हुए हैं। मैंने आपके माध्यम से कहा था कि जितने भी स्पेकुलेशंस हैं, जितने भी दावे हैं, सब आगे चल के धीरे धीरे जैसे स्टेप वाइज ये हमारी मीटिंग्स हो रही है, हम कुछ जो भी हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं उस पे आते जाएंगे। लोगों के सवाल होंगे कि सीट बंटवारा कैसा होगा, नेता कैसा होगा। आप यकीन रखिए कि समय आने पर ये सारे के सारे जो पर्दे हैं उठ जाएंगे और सबका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देश के हालात है, जिस तरीके से यहाँ के सरकारी मशीनरी को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था को ठप किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ एक साथ एकजुट हैं। और हमारी इंडिया गठबंधन जो 66% का वोट शेयर 2019 के इलेक्शन के आम जनरल इलेक्शन में भी रखती है, वो जिस कदर एक साथ आए हैं, तो ये संबित पात्रा हो, मोदी साहब हो या अभी हमारे जो मित्र पैनल पे बैठे हुए हैं, सबका असहज होना स्वाभाविक है। ठीक है, बलराम सवाल लीजिएगा। मुंबई आपने पहले ऐसे सजी देखी थी कि आप तो पटना भी गए थे, पटना में भी आप बहुत कुछ देख कर आए, आप बेंगलुरु भी गए थे, वहां पर भी आपने देखा, और आज आप मुंबई में भी आप तस्वीरें, पोस्टर्स दिखा रहे थे। तो आप बताइए जरा वहां पर जो हलचल है। दूसरा सवाल लीजिएगा, आपको कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या बीजेपी के नेता से सवाल लेना है तो जरूर लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जीनत, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और जिस तरीके से धीरे धीरे इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है,
उसको लेकर के स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई तब एनडीए ने भी अपनी बैठक शुरू की, और जब बेंगलुरु में बैठक थी तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए ने भी अपनी बैठक की। तो कहीं ना कहीं देखिए आग दोनों तरफ लगी हुई है और चुनाव को लेकर के राजनीतिक उठापटक, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। लेकिन मुंबई से कुछ बड़ा ऐलान होगा ऐसी उम्मीदें सबको हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि यहाँ पर झंडे पर चर्चा होगी कि किस रंग का झंडा होगा, हमारा लोगो क्या होगा इंडिया गठबंधन का, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही चर्चा संयोजक पर भी होगी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। अगर हम बात करें सीटों के बंटवारे की, तो सीटों के बंटवारे को लेकर के कई राज्यों में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा इस पर चर्चा होगी। लेकिन ये कहना कि इंडिया गठबंधन में इसी बैठक के अंदर सारी सीटों पर चर्चा हो जाएगी और बंटवारा हो जाएगा, तो ऐसी उम्मीदें नजर नहीं आ रही। एक सवाल है, पहले जब ये 26 थे बलराम, जब ये 26 थे, आज खबरें हैं कि 28 होने वाले हैं, तो क्या अकाली दल का जिक्र हुआ था और बीएसपी का, ये दो जिक्र तो हमने चर्चा में सुने। 26 से 28 हुए हैं तो परिवार तो बढ़ रहा है, अब आ कौन रहा है? ये क्या कोई मास्टर स्ट्रोक की कोशिश होगी? देखिए जीनत, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब पहली बैठक हुई थी पटना में तो 15 घटक दल थे इंडिया गठबंधन में। उसके बाद जब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई तो गठबंधन के नाम का ऐलान हुआ और 26 घटक दल इस गठबंधन में शामिल हुए। और धीरे धीरे आप देखिए कि हर बैठक में ये कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 28 या 29 घटक दल इस बैठक में मुंबई के अंदर हिस्सा लेंगे। और जिस तरीके से शाम 4 बजे राहुल गांधी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि उन घटक दलों का ऐलान भी कर सकते हैं कि कौन से नए घटक दल इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो मुंबई की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मुद्दों पर चर्चा होना है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के कई पार्टियों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री के योग्य हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाए, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि आप देखिए जो बड़े लीडर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि कोई प्रवक्ता तय नहीं कर सकता, कोई बाहरी नेता तय नहीं कर सकता है, जो भी तय होगा वो गठबंधन की बैठक में तय होगा। चाहे सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो, चाहे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चर्चा हो, चाहे इंडिया गठबंधन के संयोजक पर चर्चा हो, तो सभी चीजें बैठक के अंदर चर्चा होगी। लेकिन मेरा एक बोलने का जिक्र भी हुआ है। ठीक है बलराम, आप रहिए हमारे साथ, कोई सवाल हो तो जरूर लीजिएगा। आदिल खान जी, आपने शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को सुना और सिर्फ प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से आपको लगता है कि आप लोग 24 का चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि वो इसी बात से ज्यादा आहत हैं कि आप लोग, और उन्होंने तो कहा बच्चा बच्चा, आपने खुद सुना भी होगा, तो आप लोग सिर्फ प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना। देखिए जीनत जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ना इनके प्रधानमंत्री से जी से लेकर प्रवक्ता तक के कोई भी सवाल नहीं सुनना चाहता। आपसे भी आप इनसे सवाल पूछ रहे थे, आप पर गुस्सा हो गए, आपसे नाराज हो गए। ये नहीं चाहते कि देश की जनता इनसे सवाल पूछे, और इसी को तानाशाही कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही से इस देश को चलाना चाहती है, तो कहते हैं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। और लोग सवाल पूछेंगे आपसे महंगाई पर, लोग सवाल आपसे पूछेंगे बेरोजगारी पर, लोग आपसे पूछेंगे सवाल कि आपने किसानों के फसल का मूल्य दुगना करने का वादा किया था और 700 से ज्यादा किसानों की हत्या करवा दी आपने। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इस देश की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए क्यों किया। लोग पूछेंगे आपसे कि आप संविधान की हत्या क्यों कर रहे हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों को इस देश की संपत्तियां क्यों बेच रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, पर देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी, और जब तक आप जवाब नहीं देते तब तक आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप बच्चा कहिए, बड़ा कहिए, जवान कहिए। और एक बात और बता दूं जीनत जी, यही बच्चे, इन्हीं बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो और चाहे वो एमसीडी के अंदर हो। तो जो लोग बच्चा कहते हैं, सुपारी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले लोग आज एलजी और
गवर्नर के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। ये इनका ये बच्चा 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 कहते हैं और खौफ इनका इतना है। अभी ये भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार पर बात करती है तो देश की जनता हंसती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उतना बड़ा पदाधिकारी है। हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अजीत पवार तक एक लंबी फेहरिस्त है, जिसको प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं। तीसरे दिन ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ शुभेंदु जी। नहलाते हैं और भाजपा में शामिल। ठीक है शुभेंदु जी, एक बार जवाब दीजिएगा। ठीक है आदिल जी, मैं आती हूँ आपके पास। शुभेंदु जी, देखिए आदिल जी की बातों से लगता है कि बड़े सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात होती है 2 मंत्री जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिली नहीं है, और ईडी और सीबीआई ने जब एक्शन लिया है तो ऐसी बातें करते हैं कि संविधान खत्म होने वाला है। घर में 54 करोड़ रुपए का शीश महल बनाते समय आदिल भाई के जो नेता हैं उन्होंने 1% संकोच नहीं किया, सब कानून को साइडलाइन करके भी घर बना लिया उस शीश महल को। तो बात कैसी करते हैं, 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला करने के बाद मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, उसको बेल तक नहीं मिल रही उनको। आपने कहा अगला नंबर, ये जो है डरे हुए आदिल खान जी, तो क्या अगला नंबर आदिल जी का है? और एक और चीज बता रहा हूं, एक और चीज, अगला नंबर आदिल खान जी का है क्या? जितना गठबंधन है और आप लोगों को पहले से कैसे पता चल जाता है? 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जो अनिल जी कह रहे हैं 67%, मैं उसी लिए कह रहा हूँ 20 लाख करोड़ का ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, इसीलिए डरे हुए हैं। इसलिए मेरे को कहना है कि आने वाला समय, आने वाली जनता, अगर ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है और आपकी जुबान में ये भ्रष्टाचारी सभी है, तो ये सब अभी तक बाहर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो सब अंदर होने चाहिए थे, ये लोग बाहर क्यों हैं फिर? क्यों बाहर? और बलराम ने जो जानकारी भी दी हमें, पहली मीटिंग में 15 दल, दूसरी मीटिंग में 26 दल, तीसरी मीटिंग में 28 से 29 दल। तो आप लोगों को तो पहले अंदर करना चाहिए था। अगर आप कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, वैसे तो खैर इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, प्रूव्स होते हैं, कानूनी प्रक्रिया होती है, तय होता है, तब अंदर होता है। बिल्कुल, इसीलिए लेकिन आप लोग जो पॉलिटिकल जबान में भी बोलते हैं जी, जो तय हो गया वो जेल में है, जिनका तय होना है वो जेल जाने वाले हैं। 5-5 करोड़ रुपए ईडी को रिश्वत देने वाले लोग, आदिल साहब की टीम के लोग ऐसी बातें करेंगे तो हमको तो शर्म आती है कि उनको बच्चा भी कहे तो बड़ी बात होती है, और बातें कराओ तो ऊपर की। नहीं, आप क्यों शर्म करेंगे सर? आप मत शर्म कीजिए। मैं बलराम कोई सवाल लेना चाह रहे हैं। कि ये लोग प्रधानमंत्री जी के लिए जैसे शब्द अरविंद केजरीवाल जी यूज करते हैं, वैसे उनके बलराम एक सवाल लेना चाहते हैं। हाँ बलराम लीजिएगा। बलराम। शिवेंदु जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है और ईडी के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, 5 करोड़ की रिश्वत लेते हैं, जबकि कथित शराब घोटाले में रिश्वत लेने के मामले की ही जांच की जाती है। तो जिस ईडी के सहारे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही जा रही है, जब उसी के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो सवाल तो स्वाभाविक खड़े होंगे ना शिवेंदु जी? बलराम जी उसी का जवाब दे रहे हैं। भ्रष्टाचार में जो पैसा देता है और जो पैसा लेता है, दोनों दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेता लोग पैसा दे रहे हैं इसलिए दोषी हैं, और वो अधिकारी जो पैसा ले रहा है उसको कहाँ छोड़ा गया है, उसके ऊपर सीबीआई एक्शन करके उसको बंद किया गया है। भ्रष्टाचार का 0% टॉलरेंस है हमारा। और बलराम जी, कोई भी चाहे ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्यालय हो, वो यदि हमारे इस भ्रष्टाचार निवारण के बलराम कोई रिश्वत लेता है बलराम तो के पास कोई हैपनिंग हुई है, एक बार फुल स्क्रीन बलराम को काट लीजिएगा, शायद कोई हैपनिंग हुई है। ठीक है, आप बोलिए बलराम, क्योंकि वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना सर, तो वो विजुअल्स भी दिखाने जरूरी है। शायद राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोस्टर्स तो बलराम दिखाई रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा को आप वहां पर देख सकते हैं, पहुंचे हुए हैं, और हो सकता है कुछ बोले भी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी पहुंचेंगे। राघव चड्ढा, भगवंत मान का भी जिक्र हो रहा है, और राघव जो है वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तो बलराम जैसे ही कुछ बोलेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। तो विपक्ष का तो जमावड़ा लग चुका है, टीम इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, और यहां से क्या निकल कर आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। शुभेंदु जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं अनिल जी से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नेता से लेकर कोई भी अधिकारी यदि कहीं पे भी है, किसी भी सिस्टम में है, उनको निकालकर उनको जेल भेजा जाएगा। पर इस भ्रष्टाचार में जिसके लिए बलराम ने विषय रखा था 5-6 करोड़ देने वाले अरविंद
केजरीवाल जी के अभी जो ज्यादा चर्चा में आते हैं अजित पवार जी का जिक्र होता है बहुत ज्यादा। देखिए, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो ना ही हमारे समय पे किया है, पहला, और उनके ऊपर कोई केस वापस नहीं किया गया, दूसरा, और तीसरी चीज और मैं बताता हूँ, कोई भी भ्रष्टाचार हमारी भारतीय जनता पार्टी में हो या हमारे अलायंस के साथ हो, हमने किसी को माफ नहीं किया, किसी को छोड़ा नहीं। साथ आ जाने पे क्या थोड़ा सा बदल जाते हैं जो अनिल जी कहते हैं बार बार? बिल्कुल नहीं बदल, अनिल जी बिल्कुल नहीं बदल रहे, वो अनिल जी है। ठीक है अनिल जी। देखिए, शुभेंदु जी कितने सॉफ्ट हो जाते हैं अजीत पवार साहब का नाम सुनते हुए, ये लोग देख रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो इस समय मोदी साहब की नाकाबिलियत का है। आपने देखा होगा कि जिस 56 इंच की छाती को ठोकते हुए वो 2014 में शासन में आए थे, आज वही चाइना के मुद्दे पर मौन रहते हैं। हमारे 20-20 जान की शहादत हो गई, हमारे 2000 किलोमीटर की सीमा को उन्होंने इंक्रोच कर लिया है। और अभी हालिया आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने मैप में हिंदुस्तान का अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शामिल कर दिया, लेकिन वही प्रधानमंत्री जिसको हम मीडिया में बहुत बड़ा बना चुके होते हैं, वो खामोश रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए कि किस तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग में उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है। खैर, अभी शुभेंदु जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से इनकी जानकारी के लिए लाना चाहूंगा कि यही प्रधानमंत्री अजीत पवार के लिए 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करते हैं 4 दिन पहले भोपाल में, और 4 दिन के बाद क्या होता है, उनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाता है। ये प्रधानमंत्री ऐसे शख्स है पहली बार जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी या बैंकरप्टेड कंपनी के मालिक अनिल अंबानी साहब को अपने प्लेन में लेके जाते हैं और एचएएल जो देश की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसको दरकिनार करके उनको टेंडर दिलाया जाता है। इनके भ्रष्टाचार की लिमिट ही खत्म नहीं होती है। आप देखिए कि अदानी ने किस तरीके से 20 कंपनी के थ्रू जो हॉलो कंपनीज हैं उनको मॉरिशस के हेडक्वार्टर बना के वहां तक किस तरीके से यहाँ पे ब्लैक मनी को इंडक्ट किया गया है। उन सब से परे लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे अनिल जी, ये सब तो बातें उद्योगपतियों का आप लोग जिक्र करते हैं, उन सब से परे सवाल तो सरकार पर उठता है, सरकार की नीतियों पर उठता है, विपक्ष पर उठता है, विपक्ष किस तरह से आवाज उठाता है उस पर उठता है। तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि आप इस मंच के जरिए संदेश दे रहे हैं, आप और आदिल जी, की आपकी जो टीम इंडिया खड़ी हुई है उसमें कोई विवाद नहीं है, आप लोग निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से साथ में नहीं आए हैं, पीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, सीटों को लेकर विवाद नहीं होगा, लोगों को लेकर विवाद नहीं होगा, आप आगे कैसे जाएंगे ना? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप ये मुझे 1000 मुद्दे गिनाइए, हम भी आप ही के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में मुद्दों से हम भी वाकिफ होते हैं कि क्या मुद्दे हैं, लड़ेंगे कैसे? प्रश्न तो ये है ना, आप कह रहे हैं कि इतनी खामियां हैं, तो तैयारियां क्या हैं आपकी? जीना जी, मैंने आपको यही बताया कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारी तैयारी हो रही है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स है। हमारी बातचीत करके हम एक समाधान पे पहुंचेंगे कि किस तरीके से सीट शेयरिंग करी जाएगी, किस तरीके से किस राज्य में हम किस दल के अगुवाई में चुनाव लड़ने वाले हैं, ये सारे के सारे आगे आने वाले समय में तय होंगे। हम जब इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातें करते हैं तो ये प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ नहीं करते कि कौन हमारे दल का नेता होगा और कौन किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। हम यहाँ पे सिर्फ ये रूपरेखा बनाते हैं कि किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, किस तरीके से हम बीजेपी के खिलाफ जो 66% वोट शेयर है हम उसको पटने न दें और देश में तानाशाही सरकार को हटाने का काम है। जहां तक आपका सवाल है या मीडिया के और बाकी मित्रों का भी ये सवाल होता है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो ये हमारे लिए अभी प्रायोरिटी नहीं है। अगले 6 महीने में 6 और मीटिंग होगी और हम आपको चुनाव आने के पहले अपनी पूरी रणनीति आपके सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े। अब तो चर्चा शुरू हुई है, अगर कायदे से देखें चुनावी मोड में आ चुके हैं सभी और सवाल जवाब होते रहेंगे। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने जी मीडिया से खास बातचीत की है, सुनिए उन्हें। दिल्ली कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली जी, 10 साल के बाद वापस से पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, सबसे पहले तो आपको बधाई। कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से आप आला कमान का शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पिछले 8 सालों में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के हालात हैं उससे दिल्ली के लोग जो हैं वो कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात रही हो, रोज़मर्रा की परेशानी हो, महंगाई हो। तो ऐसे में जो है लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस अपना संगठनात्मक जो ताना बाना है उसको ठीक करे। उस ढांचे को ठीक करने की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है
तो सब लोग मिलजुल के सबको साथ लेके और हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस दोबारा से जो है वो दिल्ली में खड़ी हो और उसी तरीके से जैसे दिल्ली में कांग्रेस के लोगों का कांग्रेस के साथ लगाव था उसको दोबारा से कायम कर सके। करीबन 8-9 महीने ही बच गए हैं, प्राथमिकता 24 रहेगी? नहीं, प्राथमिकता कांग्रेस को खड़ा करना रहेगी। 24 तो नेचुरली रहेगी, 24 के बाद 25 का भी चुनाव है। वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कांग्रेस को जो है दोबारा से खड़ा करें और दिल्ली के लोगों की हितों को की जो है लड़ाई लड़ें। और निश्चित रूप से इसमें सब लोगों का अच्छा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अभी पास के प्रेसिडेंट जो गए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उससे पहले वालों ने भी की है। अब ज़रूरत यह है कि हम सब लोग मिलजुल के जो है, क्योंकि अब ये साल ज़्यादा क्रूशल साल है, तो सब लोग मिलजुल कर जो है इसके लिए काम करें। जब से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गई है तब से गुटबाजी एक बड़ी चुनौती रही है, उससे किस तरह से पार पा पाएंगे आप? चूँकि अनिल चौधरी भी इस बात का रोना कई बार रो चुके हैं। देखिए, गुटबाजी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से है, तो वो एक पॉलिटिक्स का पार्ट होती है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि क्योंकि अभी ये संघर्ष का समय है, सब एकजुटता के साथ जो करें। मैंने आपको बताया कि अनिल चौधरी ने भी पिछले 2-3 सालों में बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है। उस संघर्ष को हम अब आगे लेके जाएंगे। कि क्या 24 में एक साथ आएंगे आप और कांग्रेस? देखिए, जहाँ तक मेरा रोल है, मेरा रोल कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, दिल्ली में कांग्रेस को एकजुटता के साथ खड़ा करना और दिल्ली के लोगों के मुद्दे उठाना है। चुनाव में क्या होगा, किसके साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो उसका फैसला हाईकमान को करना है। हाईकमान ने दिल्ली के तमाम लीडर्स के व्यूज़ भी जान लिए। जो हाईकमान का निर्णय होगा वो सब दिल्ली के कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के लीडर्स को मान्य होगा। लेकिन उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जहाँ तक और ऑर्डिनेंस की बात है, मेरी आम आदमी पार्टी की लाइन नहीं थी। हम 15 साल सरकार में रहे और उस सरकार की जो लाइन थी वो लाइन मैंने ली थी। और निश्चित तौर पे मैंने बीजेपी के बारे में भी बोला था कि बीजेपी खुद ये लाइन लेती रही है कि फुल स्टेटूट हो। तो आज तो जो है बीजेपी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि क्या उनके जो पहले के अध्यक्ष थे, 3 चीफ मिनिस्टर रहे, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, तीनों रहे हों, तो वो सारे जो है वो फुल स्टेटूट की बात करते थे, खाली ऑर्डिनेंस की भी बात नहीं करते थे। तो अब या तो वो गलत थे या ये गलत है। ये तो इनको बताना है ना देश को कि कौन गलत था। या तो उनकी सोच गलत थी, इनकी सही है, या इनकी गलत है और उनकी सही है। तो स्पष्टीकरण तो बीजेपी को देना है, हमको नहीं देना है। तो इसलिए ऑर्डिनेंस के बारे में मेरे कुछ विचार रखने का मतलब ये नहीं है कि जो है कि मेरे कुछ इस तरीके के विचार हैं। वो लार्जर प्रोस्पेक्ट में जो है चीज़ें कही हैं। और कोई परमानेंट ये तो है नहीं है कि परमानेंट केजरीवाल जी की सरकार रहेगी। हम नहीं रहे जब 15 साल के बाद परमानेंट, तो ये भी जाएंगे। इनके बाद बीजेपी की सरकार आए, कांग्रेस की आए, किसी की आए, लेकिन सरकार के पास अगर पावर ही नहीं होगी तो वो सरकार चलेगी कैसे? तो एनडीए ब्लॉक का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है। हिस्सा है या नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अलायंस होगा नहीं होगा, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ उसके लिए कमेंट करने के लिए। मेरा रोल केवल दिल्ली में कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को ठीक करना है। एनडीए ब्लॉक का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। बीजेपी को रोकने के लिए जो कहते हैं बलिदान देना या फिर सभी एकजुट होना, एक मन की पार्टियों को, कोई गुरेज नहीं होगा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी एकोमोडेट करना? मेरे लिए ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है। इस टोटली हाईकमान को तय करना है और जो हाईकमान का दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो किया जाएगा। आप विरोध नहीं करेंगे ना? क्योंकि कहीं देखिए ना, संदीप दीक्षित हो, चाचे माकन, कांग्रेस में रहना है। हमने अपने विचार हाईकमान को बता दिए हैं, दिल्ली के तमाम लीडर्स ने बता दिए हैं। और कांग्रेस में कल्चर भी यही है, जो निर्णय ऊपर से आएगा उसको सब दिल्ली के लोग फॉलो करेंगे। पार्टी जिस मुहाने के ऊपर खड़ी है, लवली जी, आपको लगता है कि अगर मिलकर लड़ा जाए तो सुखद नतीजे आ सकते हैं, बीजेपी को रोका जा सकता है? मेरे लगने या नहीं लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एज अ कांग्रेस अध्यक्ष मेरा रोल केवल दिल्ली के अंदर कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। कैसे चुनाव होगा इसका निर्णय जो है हाईकमान को लेना है। कांग्रेस आपकी अध्यक्षता में 7 सीटों के ऊपर तैयारी करेगी? मेरी अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस का संगठन पूरी दिल्ली के कोने कोने में मजबूत किया जाएगा। एक स्पष्टता तो दे दीजिए थोड़ी, कार्यकर्ताओं के अंदर स्पष्टता है कि पूरी दिल्ली में हम ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तो अरविंदर सिंह लवली के जवाब से आप समझ चुके होंगे कि राजनीति में काफी मंझे हुए हैं, खास तौर से दिल्ली